Hello, Ijan and Bongs and fanfiction lovers. Welcome to Infinity Ijan Fanfic. So this is my second channel. मेरा फर्स्ट चैनल का नाम है फलक तक इजान। मैं पहले उस पर फैन फिक्शन शेयर किया करती थी, अभी भी करती हूँ, लेकिन उसमें शॉर्ट वीडियो ज़्यादा डालने की वजह से मेरा फैन फिक्शन में व्यूज़ ही नहीं आ रहा है। जहाँ पहले 1000 से 800 तक व्यूज़ आ जाता था, अभी मुश्किल से 80 या फिर 60 वीडियो व्यूज़ आ जाते हैं। पता नहीं चैनल में कुछ प्रॉब्लम है या फिर मेरे वीडियो डालने की। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि सेकंड चैनल स्टार्ट करने का। जो लोग भी मेरे फलक तक इजान चैनल को फॉलो करते हैं या फिर मेरे फैन फिक्शन को सुनते हैं, आप लोगों को पता ही होगा कि मैं वहाँ अभी तो फैन फिक्शन पर काम कर रही हूँ, जिसका नाम है, एक का नाम है स्विच द टाइम ट्रैवल स्टोरी एंड एक और फैन फिक्शन जिसका नाम है लेट्स मूव ऑन। मैंने अपने फलक तक इजान में लेट्स मूव ऑन के 2 पार्ट शेयर किया है और अब से उस फैन फिक्शन का बाकी पार्ट्स इसी चैनल पे शेयर होगा। लेट्स मूव ऑन के फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को मैं मर्ज करके एक वन शॉट बना के इस चैनल पर डाल रही हूँ और बाकी जितने भी पार्ट्स आएंगे उसको मैं कोशिश करूँगी कि 2 शॉट बना के एक और पार्ट लेकर आऊँ। तो फिर जिन्होंने भी स्टोरी को नहीं सुना प्लीज़ सुन लीजिए। अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। व्यूज़ की वजह से और लाइक्स की वजह से मैं उस चैनल पर फैन फिक्शन शेयर करना छोड़ रही हूँ। अगर इसमें भी व्यूज़ और कमेंट्स लाइक्स नहीं आया तो मैं इस चैनल को भी बंद कर दूँगी। तो इसीलिए प्लीज़ अगर आपको मेरा फैन फिक्शन अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना और लाइक भी करना। अगर स्टोरी के बारे में बताया जाए तो ये एक मेल प्रेगनेंसी वाउंड्स एंड मॉडर्न फैन फिक्शन है। इसमें लान वंगजी एक CEO है और वेब उसियान एक नैनी है। बाकी कहानी आपको सुनते सुनते पता चल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रोइंग अपने हाथों में एक कागज़ को पकड़े हुए उस गायनिक वार्ड से बाहर आ रहा था। उसकी आंखों में कई सारे इमोशंस थे तो उसके दिमाग में कई सारे बातें चल रहे थे। वो बार बार उसी प्रिस्क्रिप्शन की तरफ देख रहा था जो रिपोर्ट डॉक्टर ने उसे प्रिस्क्राइब किया था। विंग अपने मन में सोचता है, आखिर मेरे साथ ही क्यों? दुनिया में मिराकल्स होते हैं, लेकिन मेरे साथ ही मिराकल क्यों होना था? मैंने तो कोई मिराकल नहीं चाहा था अपने लाइफ में। मैं बस खुशी से जीना चाहता था अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन इस एक हादसे ने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दिया। मैं अब तुम्हें लेकर क्या करूं, कहाँ जाऊं? तुम्हारा खुद का बाप तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने भी सोचा था कि तुम्हें इस दुनिया में ना लाऊं, लेकिन क्या करूं, इसमें तुम्हारी क्या गलती? तुम तो मेरे ही अंश हो ना। और मैं नहीं चाहता कि जैसे मेरे बचपन गुजरी है वैसे तुम्हारे भी बचपन गुजरे। तुम्हें भी उसी दर्द उसी तकलीफ से गुजरना पड़े जो कि मैंने अपने बचपन से गुजरा है। मेरे पास कोई नहीं था अपना कहने के लिए मुझे। मेरी अपनों तक मुझे छोड़ दिया था और मेरी पेरेंट्स वो तो मेरे जन्म के बाद ही मुझे छोड़कर चला गया था। मैंने एक दर्दनाक जिंदगी झेली है। मेरे बचपन बाकी बच्चों से अलग था। मैं तुम्हें लेकर क्या करूं? तुम्हारे साथ मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे बिताऊं? तुम्हारा खुद का बाप तक एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारे लिए उसने मुझे डेविल कह दिया। तुम्हारे लिए उसने ना जाने मुझे कितनी बातें सुनाई, लेकिन फिर भी मैं ये कदम क्यों नहीं उठा पा रहा हूँ? मैं जानता हूँ मैं अकेले पालना मेरी बस की बात नहीं है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस दुनिया में आओ, लेकिन मैं तुम्हें क्यों छोड़ नहीं पा रहा हूँ? मैं तुम्हें मुझसे दूर करने का डिसीज़न क्यों नहीं ले पा रहा हूँ? मैंने तय कर लिया था कि मैं तुम्हें नहीं रखूँगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गलत था। कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हारी ये तस्वीर है ना, मैं तुम्हारे फादर को दिखाऊँगा। तुम्हें पता है वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो तुम्हें भी प्यार करेगा। वो बस नाराज़ इसलिए है क्योंकि मैं एक लड़का होते हुए भी तुम्हें कैरी कर रहा हूँ। और ऐसा केस तो पहले कभी भी नहीं हुआ ना कि किसी लड़के अपने उम्र में किसी बच्चे को कैरी किए हुए है।
इसी वजह से शायद वो थोड़ा सा शौक है, वो नाराज़ है, वो धीरे धीरे पिघल जाएगा। मैं जब उसे तुम्हारी ये तस्वीर दिखाऊंगा तो वो तुम्हें माफ़ कर देगा, वो हमें माफ़ कर देगा, वो तुम्हें अपना लेगा। ये कह के विंग उस अल्ट्रासाउंड की तस्वीर को अपने हाथों में लेकर अपने बेली को सहला रहा था। वो अपने उस छोटे से बच्चे से बात कर रहा था जो अभी उसके बेली में था और शायद उसे सुन भी नहीं पा रहा था या शायद समझ ही नहीं पा रहा था। विंग अपने आप में बहुत सारा हिम्मत लाता है, फिर भी उसके पैर सेक कर रहे थे। न जाने वो क्यों डर रहा था। विंग अपने आप को थोड़ा सा शांत करता है, एक गहरी सी सांस लेता है और फिर अपने आप को चेयर करता है। शाबाश विंग, तुम कर पाओगे, तुम ज़रूर कर पाओगे। तुम उसके बिना नहीं जी सकते, वो भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम्हें उसे बताना ही होगा, उसे तुम्हें मनाना ही होगा। चलो चलते हैं, चलो बेबी, तुम्हारे फादर से मिलने का वक्त हो गया है। ये कह के विंग अपने बेली को फिर से सहलाता है, अपने होठों पे ज़बरदस्ती का एक स्माइल लाता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। हॉस्पिटल से बाहर होकर वो एक कैब पकड़ता है, ड्राइवर को उसका लोकेशन बताता है और फिर अपने घर के लिए निकल जाता है। विंग को अपने मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो यकीन था कि उसके हस्बैंड उसे ज़रूर समझेगा, क्योंकि उसका हस्बैंड उसे प्यार जो करता है। शायद वो इस वजह से थोड़ा सा नाराज़ है, क्योंकि अगर किसी को पता चला कि विंग एक लड़का होते हुए भी अगर प्रेग्नेंट है तो सब उसके हस्बैंड पर ही उंगली उठाएंगे कि उसने एक कैसे लड़के से शादी किया है। इसीलिए ये सोचकर उसका हस्बैंड थोड़ा सा अपसेट था, लेकिन वो विंग को वैसे रिजेक्ट नहीं कर सकता, वो विंग को ज़रूर अपना लेगा। ये सोचकर विंग जा रहा था। वो अपने अपार्टमेंट के सामने अपने कैब को रोका और फिर ड्राइवर को पे करके वहाँ से निकल गया। वो चाहते हुए अपने आप को बहुत हिम्मत दे रहा था, विंग तुम कर सकते हो, तुम उसे मना सकते हो। विंग एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था। विंग अपने अपार्टमेंट के दरवाजे को खोलता है। घर पे कोई नहीं था, सारे सर्वेंट्स का छुट्टी था आज। विंग सोचता है कि वो कुछ अच्छा सा खाने के लिए बनाएगा और फिर उसके हस्बैंड के लिए लेकर जाएगा, क्योंकि खाना ही एक ऐसी चीज़ है जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मर्द का दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। और विंग अपने हस्बैंड पर इसी तरीके को आजमाने के लिए बारे में सोच रहा था। वो जाकर अपने सारी रिपोर्ट्स को वही टेबल के पास सोफे पे रखकर किचन में चला गया और कुछ बनाने के लिए सोचने लगा। वो सोच रहा था कि आज वो क्या बनाए, क्योंकि उसका हस्बैंड का उसके हाथों का हर चीज़ पसंद है। अगर विंग एक जला हुआ रोटी भी बना दे तो भी उसका हस्बैंड उसे खुशी खुशी खा लेता है। पता नहीं विंग के हाथों में उसे कौन सा टेस्ट नज़र आता है कि वो विंग के हाथों का जला हुआ खाना भी खा लेता है। विंग सोचता है कि आज उसके लिए कुछ अच्छा सा स्वादिष्ट सा बनाए, इसलिए विंग किचन में सारे इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करने लगा था। लेकिन तब भी उसे कुछ अजीब सा आवाज़ आया। विंग अपने मन में सोचता है इस टाइम तो वो ऑफिस में होगा, ये आवाज़ कैसी, कहीं घर में कोई चोट तो नहीं आ गया ना। विंग तुरंत वहाँ से निकलता है, उस आवाज़ को अच्छे से सुनता है और फिर उस आवाज़ को फॉलो करते हुए उस तरफ जा रहा था। लेकिन ये क्या, आवाज़ तो उसके बेडरूम से आ रहा था। विंग सोचता है शायद बेडरूम में कोई चूहा या फिर कोई बिल्ली घुस गया है, या फिर शायद ऐसा भी हो सकता है कि बालकनी का खिड़की खुला था और उसकी वजह से शायद कोई पंछी या फिर परिंदा घुस गया है कमरे में। शायद विंग ही उस कमरे का दरवाज़ा बंद करना भूल गया है। आजकल प्रेगनेंसी की वजह से विंग को कुछ ही याद नहीं रहता सही से, और ऊपर से विंग सुबह को जल्दी से डॉक्टर के पास निकल गया था। इसी वजह से शायद वो खिड़की का दरवाज़ा बंद करना भूल गया है। विंग धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था, लेकिन कमरे में से जो आवाज़ आ रहा था वो कोई पंछी परिंदा, कोई बिल्ली, कोई चूहा का नहीं था। ये इंसान का आवाज़ था, जिसे सुनकर विंग के दिल तेज़ी से धड़क रहा था। विंग को अब डर लगने लगा था। नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं हो सकता।
ये उसका मन का वहम है। वो प्रेग्नेंट है ना, इसीलिए शायद उसे अजीब अजीब आवाज़ सुनाई दे रहा था। विंग एक पल के लिए अपने कानों को बंद करता है और फिर दोबारा डाइनिंग हॉल के सोफे में जाकर बैठ जाता है। वो फिर से उस यूनिवर्सिटी रिपोर्ट को देखता है जिसमें कि उसके छोटे से बच्चे का एक छोटा सा तस्वीर था जो कि बिल्कुल छोटू सा था और उसे पहचान में ही नहीं आ रहा था। उस तस्वीर को देखते हुए विंग कहता है, देखो तुमने मम्मा का हाल क्या बना दिया है। तुम्हारी वजह से मुझे अजीब अजीब सी आवाज़ भी सुनाई दे रहा है। तुम्हारे वजह से मुझे तो एक पल के लिए अपने हस्बैंड पर ही शक हो गया था। ये सोचकर विंग एक लंबी सी आहें भरता है, लेकिन कुछ देर शांत रहने के बाद फिर से विंग को वही आवाज़ सुनाई दे रहा था। विंग सोचता है, एक बार वो जाके देख ले क्या। नहीं, मैं अपने हस्बैंड से ऐसे शक नहीं कर सकता। उसे अगर पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा। वैसे भी इस बच्चे की वजह से वो मुझसे पहले ही नाराज़ है। मैं उसका शक करके उसे और नाराज़ नहीं कर सकता। मुझे उसकी ज़रूरत है और वो मुझे धोखा देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। वो तो मुझे इतना प्यार करता है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि एक इंसान दूसरे इंसान से ऐसे प्यार कर सकता है। मैं गलत सोच रहा हूँ। मुझे उस पर शक नहीं करना चाहिए। विंग का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो अपने दिमाग में सारी चीज़ें रिपीट कर रहा था कि नहीं, वो जैसा सोच रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन उसका दिल तो उसे कुछ और ही और इशारा कर रहा था। और कहते हैं ना कि अक्सर दिमाग दिल के सामने हार जाता है। एट लास्ट विंग ने अपने दिल के सामने हार मान लिया और वो एक एक कदम बढ़ाते हुए उस कमरे के पास चला गया। जितना वो कमरे की ओर कदम बढ़ा रहा था, वो आवाज़ और भी ज़्यादा तेज़ी से विंग के कानों में चुभ रहा था। ये कोई चूहा, जानवर, पंछी या फिर किसी परिंदे का आवाज़ नहीं था। ये किसी इंसान का आवाज़ था जो कि जोर जोर से प्लेजर में चिल्ला रहा था। कोई लड़की प्लेजर में मॉर्निंग कर रही थी तो कोई लड़का इतना प्लेजर में था कि वो जोर जोर से ग्रोनिंग कर रहा था। विंग का दिल एक पल के लिए धड़कना बंद कर दिया। विंग ने अपने बेली को पकड़ लिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये आवाज़, ये वही पहचाना सा आवाज़ है जो कि उसके कानों में गूंज रहा था। विंग अपने दिमाग को क्लियर करना चाहता था, लेकिन उसका दिल उसका साथ छोड़ दिया था। विंग धीरे से अपने कांपते हुए हाथों से उस दरवाजे के हैंडल को खोला, लेकिन ये क्या, सामने का ऐसा नज़ारा विंग के दिल को चीर रहा था। उसके आंखों में आंसू ला रहा था और उसे टूटने पर मजबूर कर रहा था। उसके सामने कोई और नहीं, उसका खुद का हस्बैंड किसी और दूसरी पराई लड़की के साथ एंजॉय कर रहा था। दोनों एक दूसरे में इतना खोए हुए थे कि उन्हें ये तक नहीं पता कि विंग उन दोनों के पीछे खड़ा है और उन दोनों के कारनामे को देख रहा है। विंग के हाथों में जो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट था वो वही फ्लोर पर गिर गया। विंग तुरंत अपने पैर को संभाला और तेज़ी कदम के साथ उस कमरे के बाहर आ गया और दरवाजे को बंद कर दिया। दरवाजे के बाहर वो थोड़ा सा रुक गया था, मानो कि उसकी कदम आगे बढ़ने के लिए उसे अलाउ ही नहीं कर रहा था। वो कैसे भी करके अपने आप को फिर से संभालता है और फिर सोफे में जाकर बैठ जाता है। विंग अपने आप को पूरा सोफे के ऊपर छोड़ दिया था। ऐसा लग रहा था कि मानो वो पूरी तरह से टूट गया है। उसके अंदर ना ही कोई एनर्जी बचा है और ना ही कोई जान बचा है। उसे सांस लेने के लिए अपने माउथ का सहारा लेना पड़ रहा था। विंग उस सोफे पर गिरकर जोर जोर से सांसें ले रहा था। वही दूसरी तरफ उसकी आंखों से आंसू झरते ही जा रहा था। विंग को अब पानी की ज़रूरत था। उसकी गला सूखने को आ रहा था। विंग कैसे भी करके अपने आप को संभालता है, सोफे से उठता है और किचन की तरफ चला जाता है। वो जाके एक गिलास पानी लेता है और उस पानी को पीने लगता है। पीते पीते पानी विंग के गले में अटक गया था। विंग जोर जोर से खांस रहा था। उसकी आंखों से अब और भी ज़्यादा आंसू निकलने लगा था।
विंग बार बार खांस रहा था लेकिन उसके गला शांत ही नहीं हो रहा था। विंग को ऐसा लग रहा था कि पानी उसके फेफड़ों में चला गया है और वो अभी मर जाएगा। वो बहुत देर तक वैसे ही खांसता रहता है। जब उसे कुछ समझ में नहीं आता तब वो उसी किचन के फ्लोर पे लेट जाता है और अपने आप को शांत करने लगता है। जोर जोर से सांसें ले रहा था और अपने गले को शांत करने की कोशिश कर रहा था। पता नहीं कितने टाइम तक विंग वैसे ही चोकिंग की वजह से खांसता रहता। शायद 10 या फिर 20 मिनट से वो ऐसे ही तड़प रहा था, लेकिन उसके पास कोई नहीं था। उसे समझ आता है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, खुद का मदद सिर्फ और सिर्फ खुद करनी पड़ती है। शायद लोग आपसे वादे करेंगे, आपको सपने दिखाएंगे, लेकिन जब आपको उनका सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगा तब वही लोग आपके साथ छोड़ देंगे और गलत उल्टा आपको ही ठहराएंगे। विंग के हाथ अपने आप ही उसके बेले में चला गया था। विंग को अब याद आता है कि उसके बेले में उसका छोटा सा बच्चा है। विंग उसे कोई हार्म नहीं कर सकता, वो ऐसे नहीं टूट सकता। वो किसी के दिए गए धोखे को अपने बच्चों पर नहीं आने दे सकता। वो प्रोटेक्टिवली अपने बेली को पकड़े हुए था और अपने आप को हिम्मत दे रहा था। मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। मेरे अंदर एक नन्ही सी जान है, उसे मेरा ज़रूरत है। अगर मैं टूट जाऊंगा तो उसे कौन संभालेगा? नहीं, इस धोखे की परछाई मैं अपने बच्ची पर कभी नहीं आने दूंगा। विंग हर बार उसे बच्ची और लड़की कह रहा था। न जाने कि विंग का दिल बार बार उसे कह रहा था कि ये एक लड़की है। विंग अभी सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का था, बच्चा से इसे ग्रो भी नहीं किया था और अब तक तो बच्चों का जेंडर भी नहीं पता लगा था। लेकिन विंग को स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन था कि उसका पेट में ये जो बच्चा पल रहा है वो एक लड़की ही है। वो अपने बेली को सहलाता है और कहता है, वो अपने बच्चे को शांत कर रहा था। बेबी, मदर है ना तुम्हारे पास, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं किसी को नहीं दूंगा तुम्हें हार्म करने के लिए। तुम बस मेरे हो, तुम मेरे अंश हो। चाहे मुझे कितना भी धोखा क्यों ना मिले, लेकिन मुझे तुम मिल गए हो। अब तुम मेरा सहारा हो। मैं तुम्हें तुम पर कभी कोई आँच नहीं आने दूंगा। मैं खुद तुम्हारी जिम्मेदारी लूँगा। मम्मा को माफ़ कर दो कि उसने तुम्हें ख़त्म करने के बारे में सोचा था। अब और नहीं, तुम सिर्फ मेरे हो। विंग अपने कांपती हुई आवाज़ से अपने बच्चे के साथ ये सब बातें कर रहा था। वो एक पल के लिए अपने उसी बेडरूम की तरफ देखा जिस पर कभी वो अपने हस्बैंड के साथ रहता था। न जाने कितने दिन कितनी रातें वो लोग एक दूसरे के साथ हसीन बिताया था, लेकिन अब उसकी उसी बेड पे किसी और लड़की है। आज उसकी उसी बेड पर, उसी कमरे पर जिसको विंग ने एक दिन अपने हाथों से सजाया था, उसे हस्बैंड पर किसी और लड़की का हक है। कोई और लड़की उसका जगह लेकर उसके हस्बैंड के साथ उसके कमरे में है। न जाने विंग के दिल में कितने सारी सुइयां एक साथ चुभ रहा था, लेकिन अब विंग के पास इतना वक्त नहीं है कि वो इन सब बातों में अपना वक्त जाया करे। उसे अपनी बच्ची को लेकर यहाँ से दूर जाना होगा, वरना पता नहीं ये इंसान उसके साथ क्या करेगा। विंग जल्दी जल्दी से जाता है, उस डाइनिंग के ड्रॉर को खोलता है जहाँ एक स्पेयर की रखा था। विंग उस स्पेयर की को लेकर वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, विंग को अचानक से एक तेजी का चक्कर आया और विंग वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। पता नहीं विंग कितने टाइम तक वहाँ पर बेहोश पड़ा रहा और उधर कमरे में उसका हस्बैंड किसी और के साथ था, जबकि उसे इस वक्त विंग का सबसे ज़्यादा ज़रूरत था। जब विंग की आंखें खुलता है तब वो देखता है कि वो सोफे पर सोया हुआ है। वो अपना आंखें खुलकर इधर उधर देखता है। विंग के हाथों में अभी तक वो स्पेयर की था। विंग को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ ये क्या हुआ। क्या उसका हस्बैंड ने उसे यहाँ पर लेटाया है? लेकिन वो तो कह रहा था कि वो विंग को नहीं छोड़ेगा, वो उस विंग के बच्चे को मार डालेगा और साथ ही साथ विंग को भी गायब कर देगा। नहीं, विंग यहाँ बिल्कुल नहीं रुक सकता।
विंग फिर से अपने आप को संभालता है। अभी तक उसके सिर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था। वो अपने सिर को पकड़ता है, वो अपने सिर को थोड़ा सा अपने हाथों से दबाता है, मसाज करता है, और फिर जब वो थोड़ा सा संभल जाता है तब वो वहाँ से निकल जाता है। विंग उस अपार्टमेंट से निकलकर पास ही के गार्डन में चला जाता है। वो गार्डन में बैठकर मायूस हो रहा था। वो अपने ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था। पता नहीं कैसे क्या हो गया। विंग यहाँ किस मकसद से आया था और आज उसकी ज़िंदगी किस ओर मोड़ ले रहा था। विंग को अपने किस्मत पर ही हंसी आ रहा था। हाँ, इस दुनिया में ऐसा ही तो होता है ना। जिन लोगों के पास घर होता है, फैमिली होता है, अपने होते हैं, पैसे होते हैं, उनके पास अपने आप ही प्यार आ जाता है। लेकिन विंग जैसे लोगों के पास, जिन लोगों के पास ना ही तो फैमिली होता है, ना ही घर होता है, ना ही कोई होता है अपना कहने के लिए, उन लोगों से, उस जैसे लोगों को लोग भला कैसे प्यार करेंगे। सब लोग बस उन्हें यूज़ करते हैं और फेंक देते हैं। कितने नाइंसाफ़ी है ना। भगवान भी अजीब है। जिसको देता है उसे दुनिया की सारी धन दौलत खुशी दे देता है, और जिसको नहीं देता उसके पास से आखिरी बचे खुचे उम्मीद भी छीन लेता है। विंग बचपन से ही भगवान पर भरोसा करते हुए आया था। उसे यकीन था कि एक ना एक दिन उसके लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा, विंग फिर से हैप्पी हो जाएगा। लेकिन अब विंग का भरोसा उस भगवान पर उठने लगा था। विंग ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे उस अपार्टमेंट के, मतलब उस बिल्डिंग के गेट से किसी को जाते हुए देखा। हाँ, ये कोई और नहीं, उसका वो सो कॉल्ड हस्बैंड और उसके हस्बैंड की वो एम्प्लॉय जो कि उसके साथ विंग के जगह पर विंग को पहचान छीन कर रही थी, वही है। एक पल के लिए विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, तो दूसरे ही पल विंग के दिल टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया। पता नहीं कि विंग के साथ ही हर बार ऐसा क्यों होता है। जब भी उसे ऐसा कोई मिलता है जो कि उसे प्यार करता है, जिस पर विंग थोड़ा सा डिपेंड हो जाता है, वही विंग को अकेला छोड़कर चला जाता है, तो कोई उसे विंग से छीन लेता है। लेकिन अब विंग इन सब चीज़ों के बारे में और नहीं सोचेगा। उसके ऊपर उसके बच्चे की जिम्मेदारी है, और विंग एक अच्छी माँ बनेगा। वो मेहनत करेगा, बहुत मेहनत करेगा। वो अपने बच्चे के लिए जिएगा। वो अपने बच्चे को वो लाइफ, वो सारी खुशियाँ, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा जो कि विंग को उसके बचपन में नहीं मिला। जब विंग के हस्बैंड और वो लड़की उस कार में बैठकर बाहर निकल जाता है, विंग उठता है, अपने हाथों में पकड़े हुए उस लड़की को देखता है और फिर अपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगता है। वो अपार्टमेंट को खोलता है, एक बैग निकालता है, उसमें जितने भी ज़रूरत के सामान थे, कुछ कपड़े रखता है, कुछ कैश लेता है, कुछ खाने पीने का सामान भरता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। विंग अपने बैग को लेकर चलता जा रहा था। आने से पहले विंग ने अपने हस्बैंड के लिए एक लेटर छोड़ दिया था। मुझे पता है कि तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे। मैं भी अब तुम्हारी ज़िंदगी में वापस नहीं आना चाहता। मैंने तुम्हारे लिए लेटर छोड़ दिया है। उम्मीद है कि तुम उसे पढ़ लोगे और मुझे मेरे रास्ते पर छोड़ दोगे। मैं तुम्हारे रास्ते पर कभी नहीं आऊँगा। अब बस मुझे अपने बच्चे के साथ रहना है। विंग अपने मन में सोच रहा था और चलता जा रहा था। विंग के दिमाग और दिल से ही जगह पर नहीं था। विंग चलते चलते एक बस स्टॉप पर जाकर बैठ जाता है। वो अपना मन में सोचता है कि वो चाहे तो जाए कहाँ। ना ही उसके पास कोई अपना है और ना ही कोई दोस्त है जिसके सहारे विंग यहाँ पर रह सकता है। अगर वो यहाँ रहा तो पता नहीं उसका वो सो कॉल्ड हस्बैंड उसके और उसके बच्चों के साथ क्या करेंगे। विंग अपने बच्चों के साथ ये रिस्क तो बिल्कुल नहीं लेना चाहता। वो तुरंत सोचने लगता है और कहता है, सोच विंग, तुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, प्लीज़ सोच। विंग बार बार अपने बेली को सहला रहा था। वो अपने बच्चे को फील करना चाहता था। वो अपने उस बच्चे के जरिए, उस फीलिंग्स के जरिए अपने उस दर्द को, उस तकलीफ़ को अपने आप से दूर करना चाहता था। वो उस दर्द तकलीफ़ से छुटकारा पाना चाहता था। अगले ही पल एक अनजान पर्सन विंग के पास आकर बैठा। वो
विंग को देखकर समझ गया था कि इसका हालत कुछ सही नहीं है। वो विंग की तरफ देखता है, कहता है, एक्सक्यूज़ मी, आपका तबीयत सही तो है ना? क्या आपको कुछ हुआ है? विंग अपने ब्लैंक आंखों से उस इंसान की तरफ देखने लगता है। विंग कहता है, नहीं कुछ नहीं। वो इंसान कहता है, तो फिर आप रो क्यों रहे हैं? एक मिनट, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। ये कहकर वो इंसान वहाँ से चला गया और कुछ ही देर बाद एक पानी की बोतल लाकर विंग के हाथों में थमा दिया। विंग उस पानी को पीता है और कहता है, थैंक यू, मैं आपको उसका पे कर देता हूँ। विंग अपने बैग से पैसे निकालने ही जाने वाला था कि वो इंसान तुरंत विंग के हाथों को रोक देता है और कहता है, अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। क्या मैं आपको आपका घर छोड़ दूँ? अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो मैं आपके लिए कैब बुला देता हूँ। विंग कहता है, नहीं, मेरे पास कोई घर नहीं है, मैं चला जाऊँगा। वो इंसान कहता है, आपके पास घर नहीं है तो फिर आप कहाँ जाएंगे? विंग कहता है, नहीं, मेरे पास है, मैं चला जाऊँगा। वो इंसान कहता है, ठीक है, मेरी बस आ गया है, अगर आप कहो तो मैं। विंग कहता है, नहीं, आप जाइए। वो इंसान वहाँ से चला जाता है। विंग सोच रहा था, कितनी हैरानी की बात है ना, एक इंसान जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था, अपना समझता था, उसी ने मुझे छोड़ दिया और यहाँ एक अनजान इंसान आकर मेरी हालत पूछ रहा है और मुझे अपने घर छोड़ने के बारे में बात कर रहा है। किस्मत भी न जाने क्या क्या अजीब चीज़ें खेलता है। देखते ही देखते वो इंसान उस बस में चढ़कर चला गया। जाने से पहले उसने विंग को अपना नंबर दिया था और कहा था, अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। विंग हाँ में सिर हिला देता है और वो इंसान विंग के आंखों से उस बस में चढ़कर गायब हो जाता है। एक दूसरी बस आता है। विंग को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो अनजाने में ही उस बस में चढ़कर बैठ जाता है। विंग अभी तक उस बाट में बैठा था। कुछ देर बाद एक इंसान आकर विंग को उठाता है। एक्सक्यूज़ मी, हेलो, क्या आप सुन रहे हो? क्या आप ठीक हो? विंग अपना आंखें खोलता है। हाँ, क्या हुआ? अरे बस लास्ट स्टॉपेज पर आ गया है, आप बस में और ज़्यादा नहीं बैठ सकते, आपको यहाँ से जाना होगा। हाँ ठीक है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कौन सी जगह है? आपको कहाँ जाना है, आप मुझे बताएंगे? मुझे नहीं पता, जहाँ भी होगा मैं चला जाऊँगा। ये तो मेट्रो स्टेशन है, ये सबवे है। आप अगर चाहे तो आप वहाँ से उस रास्ते में आपको दिखाई दे रहा है, उसी ओर जाके आप ट्रेन पकड़ सकते हैं। शायद आपको कहीं जाना है ना? आप चाहे तो यहाँ से कैब कर सकते हैं या फिर आप पैदल जा सकते हैं। पैदल जाने में बस 5 मिनट लगेंगे। विंग अपना सिर हाँ में हिलाता है, उस बस में पेमेंट करता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। देखते ही देखते विंग उस स्टेशन पर पहुँच गया था। विंग ने एक टिकट खरीदा। विंग टिकट खरीदने के लिए लाइन पर लगा हुआ था, लेकिन विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। उसका ना ही तो कोई अपना है जिसके पास वो जाए और ना ही विंग को ज़्यादा कुछ पता है। इन 3 सालों में विंग ने एक इंसान के लिए अपने आप को पूरी तरह से चेंज कर लिया था। इस दौरान उसने कुछ सोचा भी नहीं अब वो विंग कहाँ जाए। तभी उसने देखा कि उसके सामने का इंसान शंघाई का टिकट ले रहा है। विंग भी अनजाने में ही शंघाई का टिकट ले लिया। विंग जाकर ट्रेन में बैठ गया। वो बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ था। जो कोई भी उसे देख रहा था, जिसके दिल में थोड़ा सा सिंपैथी था, वो एक सिंपैथी के साथ विंग से पूछ रहा था, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप ठीक है? क्या आपकी तबीयत सही है? आप कुछ ठीक नहीं लग रहा है। विंग बस सबको एक फेक सी स्माइल देता और कहता, हाँ मैं ठीक हूँ। देखते ही देखते ट्रेन शंघाई स्टेशन पर आ गया था। विंग स्टेशन पर उतर गया। वो इधर उधर देख रहा था कि वो कहाँ जाए। उसी ट्रेन पर एक इंसान था जो कि विंग के पास ही में बैठा हुआ था। विंग अपना तकलीफ में इतना गुम हुआ था कि उस इंसान को नोटिस ही नहीं किया। वो इंसान पीछे से आकर विंग से पूछता है, एक्सक्यूज़ मी, मुझे लगता है कि आप कुछ ठीक नहीं है, क्या मैं आपका कोई मदद करूं? हाँ क्या? विंग एक पल के लिए चौंक गया था,
फिर उस इंसान की तरफ देखा। हाँ, इसे तो एक बार विंग ने ट्रेन में नोटिस किया था, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। क्या मुझे मुझे तो असली सिटी के बारे में कुछ नहीं पता, और यहाँ मेरा कोई अपना भी नहीं है। क्या आप मुझे कोई ऐसी जगह के बारे में बता सकते हैं जहाँ मैं रह सकता हूँ, जहाँ रेंट कम हो? अच्छा, तो फिर आप ऐसी जगह की खोज कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आपके पास कोई काम भी नहीं होगा, है ना? हाँ, मैं आज ही आई हूँ, अभी आई हूँ, तो फिर काम कैसे हो सकता है? ठीक है, कोई बात नहीं। आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ठीक नहीं है। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको कोई ऐतराज़ नहीं तो मैं भी संघाई सिटी में कुछ महीने आया हूँ, और मैंने यहाँ आके एक कन्वीनियंस स्टोर में अपने लिए एक जॉब ढूंढा था, और अभी उस स्टोर में एक और सेल्समैन की ज़रूरत है। तो क्या आप वहाँ पर काम के लिए अप्लाई करना चाहेंगे? विंग उस इंसान की तरफ देखता है। हाँ, क्या मुझे वहाँ पर जॉब मिलेगा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा, और ऐसे भी आप दिखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो, आपको तो ये भी काम मिल जाएगा। और वैसे भी वहाँ के पास ही में एक अपार्टमेंट है, आप उस पर रेंट लेकर रह सकते हैं। मेरा तो एक रिलेटिव है जिसके साथ में रहता हूँ। अगर मैं अकेला होता या फिर मेरा कोई अपार्टमेंट होता तो मैं आपसे कहता कि आप मेरे साथ ही रुक जाइए, लेकिन मैं खुद ही अपने रिलेटिव के घर में रुका हुआ हूँ, तो फिर मैं तो आपको नहीं कह सकता। लेकिन मैं वहाँ पर पास ही में एक जगह जानता हूँ जहाँ रेंट भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अच्छा खासा फैसिलिटीज़ है। आप अगर चाहे तो वहाँ रह सकते हैं। क्या आप मुझे ले जाएंगे वहाँ? हाँ बिल्कुल, मैं क्यों नहीं ले जाऊँगा। विंग उस अनजाने शहर में उस अनजान इंसान के ऊपर भरोसा करके अनजाने में ही उसके साथ चला जा रहा था। अभी विंग के पास फिलहाल के लिए कोई और रास्ता भी तो नहीं था। ना ही वो इस शंघाई सिटी को जानता है, ना ही वो यहाँ पहले कभी आया है, और अभी फ़िलहाल के लिए विंग को एक जॉब की ज़रूरत है। अगर विंग काम नहीं करेगा तो फिर वो अपने बच्चे का देखभाल कैसे करेगा? उस पर लेटा हुआ था और एक इंसान विंग के पेट में एक जेल लगाकर उसके पेट का अल्ट्रासाउंड निकाल रहा था। विंग उस बड़े से स्क्रीन की तरफ दिख रहा था जहां उसके बच्चे को दिखाई दे रहा था। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर वी, आपके बच्चे बिल्कुल हेल्दी है और वो सही से ग्रो भी कर रहा है। उम्मीद करती हूँ कि वो फ्यूचर में भी ऐसे ही ग्रो करती रहेगी। और आप तो बिल्कुल सही थे, आपकी बच्ची ही है, ये एक बेबी गर्ल है। विंग उस स्क्रीन की तरफ देखता है, उसके होठों पे थोड़ा सा स्माइल था। थोड़ी देर बाद विंग वहाँ से उठ गया और फिर डॉक्टर के साथ बातें करने लगा। डॉक्टर, क्या मुझे आप बता सकते हैं कि मेरी नॉर्मल या फिर सिजारियन सेक्शन करना पड़ेगा या फिर मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी? डॉक्टर वेंचिंग कहती है, देखो ये तो मैं नहीं बता सकती, अभी सिर्फ 6 महीने हैं, अभी भी बेबी को बाहर आने में 3 महीने बाकी है। अगर इस 3 महीनों में सब कुछ सही से रहा, तुम्हारा हालात सही रहा, तो फिर हम तुम्हारा नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाए तो फिर हमें सी सेक्शन करना पड़ेगा। विंग थोड़ा सा चुप हो गया था, लेकिन आपको इसके लिए अपना ध्यान रखना होगा। तुम बिल्कुल ऐसे कोई काम नहीं कर सकते जिससे कि बेबी को या फिर तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचे, जैसे कोई भारी चीज़ उठाना या फिर ज़्यादा स्ट्रेस लेना। तुम स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं ले सकते। एक तो ये मेल प्रेगनेंसी है, ऊपर से कब पता नहीं कहाँ से कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ जाए। तुम्हें अपने ऊपर पूरा का पूरा ध्यान देना होगा और अपना ख्याल रखना होगा। विंग हाँ में सिर हिला देता है। वो अपने रिपोर्ट को लेता है, डॉक्टर को कहता है, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर वेंचिंग कहती है, तुम मुझे ऐसे थैंक यू मत करो, ये मेरा काम है, और वैसे भी तुम मेरा एक स्पेशल पेशेंट हो। शायद तुम्हारे ज़रिए ही मुझे मेल प्रेगनेंसी के बारे में इतना कुछ पता चला और पता चलने वाला है फ्यूचर में, तो फिर आई गेस थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। विंग स्माइल करता है और कहता है, हाँ ये बहुत ही अनकॉमन है, इसीलिए उसका फादर। डॉक्टर वेंचिंग कहते हैं, मैंने कहा था ना कि तुम बिल्कुल स्ट्रेस नहीं ले सकते।
और उस बारे में ज़्यादा मत सोचो। फ़िलहाल के लिए उसे उसकी मदर का प्यार चाहिए। तुम्हें हर वक्त अपने बच्चे का और अपना ख्याल रखना होगा। विंग हमें सिखलाती है, डॉक्टर को थैंक यू करता है और वहाँ से चला जाता है। विंग, उसने एक हुडी पहना हुआ था। वो वहाँ से निकलकर कन्वीनियंस स्टोर में चला जाता है। वहाँ उसके शिफ्ट था। जब विंग जाता है, सुयांग कहता है, आगे कैसा रहा सब कुछ? डॉक्टर ने क्या बताया? चेकअप ठीक ठाक रहा। डॉक्टर ने थोड़ा और ख्याल रखने को कहा। सुयांग विंग से कहता है, सच में यार, तुम बहुत ही हिम्मत वाले हो। विंग कहता है, थैंक यू सुयांग, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। अगर तुम उस दिन स्टेशन पे मुझे इस काम के ऑफ़र नहीं करते तो फिर मैं शायद अभी तक इस शंघाई में एक जॉब के लिए ही अप्लाई कर रहा होता। सुयांग कहता है, अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने उस दिन तुम्हें बहुत हेल्पलेस देखा था। मुझे पता था कि तुम कोई तकलीफ़ में हो, लेकिन तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। मुझे लगा कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैंने ऑफ़र कर दिया। वैसे भी ज़्यादा मत सोचो। तुमने ही तो कहा ना कि डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने के लिए मना किया है। विंग कहता है, हाँ, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ। और मेरा घर, वो भी तो तुमने ही देख कर दिया ना। सच में अब इस दुनिया में अपने कब पराये हो जाते हैं और पराये कब अपने बन जाते हैं पता ही नहीं। सुयांग कहता है, अरे अब ऐसे सेंटी मत हो। इन 6 सालों में तुम मेरे पक्के दोस्त बन गए हो। तब तो मैंने अनजाने में ही तुम्हारी मदद कर दिया था, लेकिन अब तो मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम्हें पहचानता हूँ। तो फिर सोचो अब मुझे क्या करना चाहिए? विंग सोचता है, हाँ, क्या करना चाहिए? अरे बुद्धू, ये जो मेरा नेफ्यू या फिर आई एम सॉरी, ये निस है, ये जो मेरा निस आने वाली है ना, मैं इसे पूरी की पूरी बिगाड़ दूँगा। और हाँ, मैं इसे ढेर सारा प्यार भी करने वाला हूँ। विंग थोड़ा सा स्माइल करता है। सुयांग विंग को समझा देता है सब कुछ और फिर वो वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि सुयांग का शिफ्ट ख़त्म हो चुका था और विंग का शिफ्ट होने वाला था अभी। विंग सुयांग को देख रहा था जो कि वहाँ से जा रहा था। विंग अपने बेली में हाथ देता है और कहता है, बेबी, देख रहे हो ना, शायद इस दुनिया में मेरे अलावा भी कोई है जो कि तुम्हें अजीब सा, जो कि तुम्हें डेविल नहीं मानता, जो कि मुझे डेविल नहीं मानता। सुयांग को सब कुछ पता है, लेकिन वो फिर भी तुम्हें और मुझे कितने अच्छे से ट्रीट करता है। वैसे तुम अपने अंकल को थैंक यू बोलो। हाँ। तभी उसे फील होता है कि उसके बेली में कुछ हलचल हुआ। विंग अपने बेली में हाथ रखता है और कहता है, अरे तुम इतना शरारती क्यों हो? अब चुपचाप सो जाओ, मामा को काम करना है। हाँ। ये कहकर विंग काम करने लगा। उस दिन सुयांग ने विंग को काम ऑफ़र किया था। विंग ने एक्सेप्ट कर लिया था। विंग ने वहाँ जाके इंटरव्यू दिया था। विंग पहले से ही देखने में हैंडसम था और ऊपर से विंग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। इसी वजह से विंग को उस स्टोर में काम मिल गया था और विंग को अच्छा खासा पेमेंट भी मिलने वाला था। सुयांग ने विंग के लिए पास ही में एक अपार्टमेंट देख कर दिया था। विंग पिछले 6 महीनों से यहाँ काम कर रहा है। विंग का डॉक्टर था डॉक्टर वेंजिंग। वेंजिंग के बारे में विंग को सुयांग ने ही रेफ़र किया था। विंग इन 6 महीनों में बहुत ज़्यादा काम किया। पहले की प्रेगनेंसी में विंग ने इतना ज़्यादा काम किया कि उसने अपने लिए और अपने बच्चे के लिए काफ़ी सारा पैसा जमा लिया था। विंग को आज भी याद है, जब विंग यहाँ से आया था, विंग बस कुछ ही पैसे लेकर आया था। उसका जो मेन अकाउंट था, जब वो वहाँ पैसे निकालने के लिए गया था, तब उसे पता चला था कि उसके उस सो कॉल्ड हस्बैंड ने विंग के उस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। विंग पहले से ही बहुत खुदगर्ज था। वो जब अपने हस्बैंड को छोड़ चुका था, तब वो उसके पैसे भी नहीं लेना चाहता था। लेकिन ये सिर्फ विंग की बातें नहीं, विंग के बेबी की भी बात था। और तब विंग के पास इतनी कैपेसिटी नहीं था कि वो एक साथ में इतना पैसा कलेक्ट कर सके कि उसे रहने, खाने का, सोने का, सब कुछ का पैसा जुगाड़ कर सके। इसलिए उसने थोड़ा सा सेल्फिश होकर सोचा था, वो वैसे भी इस बेबी का डैड है, अगर मैं उसे थोड़ा पैसा ले भी लिया तो क्या हो जाएगा। वैसे भी ये सब कुछ उसे करना था। उसने तो मुंह मोड़ लिया। लेकिन कोई बात नहीं बेबी, तुम्हारे लिए मैं इतना कॉम्प्रोमाइज़ तो कर ही सकता हूँ।
लेकिन जब विंग पैसे निकालने गया तब विंग को समझ आया कि उस कमीने ने विंग के कार्ड को ही ब्लॉक कर दिया है। लेकिन विंग के पास अभी भी एक जरिया था। उसका एक दूसरा बैंक अकाउंट था, जब विंग अपने हस्बैंड से नहीं मिला था तब खोला था। विंग तब पार्ट टाइम जॉब करता था और अपने सारे पार्ट टाइम के जॉब के पैसे उसी अकाउंट में रखा करता था। विंग बहुत ही मुश्किल से अपने उस अकाउंट को ओपन किया था। उसके बारे में उसके उस कमीने एक हस्बैंड को भी नहीं पता था। अगर पता होता तो शायद आज वो इस अकाउंट को भी ब्लॉक करवा देता। लेकिन इसका पूरा एक्सेस सिर्फ और सिर्फ विंग के पास था। विंग ने काफ़ी सालों से उसे इस्तेमाल नहीं किया था। शुरुआती दिन में विंग को कुछ प्रॉब्लम हुआ, लेकिन विंग ने एडजस्ट कर लिया। देखते ही देखते दिन समय बीतने लगा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बीत गया। जब विंग प्रॉपर 9 महीने का हो गया तब वेंचिंग ने विंग को सजेस्ट किया कि उसे काम तो अब बिल्कुल नहीं करना, उसे पूरा बेड रेस्ट में रहना होगा। पता नहीं कैसे कि विंग के प्रेगनेंसी के लास्ट वीक में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे, जिसकी वजह से विंग को हॉस्पिटल में ही एडमिट होना पड़ा था। डॉक्टर वेंचिंग विंग का पूरी तरीके से चेकअप करती है और उसका बहुत ख्याल रखती है, और उस कॉम्प्लिकेशन के लिए विंग को सी सेक्शन करवाना पड़ा था। लेकिन डॉक्टर वेंचिंग इतने ज़्यादा अच्छी थी कि उन्होंने सिर्फ हॉस्पिटल के जो बिल वगैरह होता है उसका ही चार्ज विंग से लिया, बाकी अपना पैसा विंग से बिल्कुल नहीं लिया। जब विंग ने उसे कहा कि वो किसी का एहसान नहीं चाहता, तब डॉक्टर वेंचिंग ने विंग को बहुत देर से समझाया था, ये कोई एहसान नहीं, बल्कि तुम तो मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो। तुम सोचो, अगर तुम यहाँ नहीं आते तो मुझे इस मेल प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे ये तक एहसास नहीं होता कि ऐसे भी कोई मिराकल होता है इस दुनिया में। अगर मेरे पास कोई दूसरा पेशेंट आया तो फिर मेरे पास उसका इलाज का प्रॉपर तरीका होगा। तुम अपने आप को ऐसे गिल्टी मत सोचो, बल्कि तुमने मेरा बहुत उपकार किया है। विंग अपने बच्चे को लेकर वेंचिंग के केबिन में बैठा हुआ था। विंग का डिलीवरी अभी 1 महीने ही हुआ था। विंग के हाथों में उसका छोटी बच्ची, जिसका नाम उसने फे रखा था, वो सिर्फ और सिर्फ 1 महीने की थी। जब विंग ने अपने उस बच्चे को अपने हाथ में लिया था, विंग के उस सारे तकलीफ, दर्द, सारी मेहनत, सब कुछ भूल गया था। विंग के लिए बस एक ही चीज़ दिखाई दे रहा था कि मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी खुशी का जरिया। उस बच्ची ने आते ही विंग के सारे ज़ख्मों को हील कर दिया था। विंग उसको छोड़कर उसके अलावा किसी और को सोच भी नहीं सकता था। उसने लाइफ में चाहे जितना भी पेन सहा हो, लेकिन अब वो भगवान को थैंक यू कर रहा था कि उसे इतना सुंदर जान दिया है और उसे ये एबिलिटी दिया है कि वो इस जान को बर्थ दे सके। विंग अपने बच्ची की तरह देख रहा था और हंस रहा था। उसकी बच्ची भी उसे देखकर हंस रहा था। डॉक्टर वेंचिंग उसे चेकअप करते हैं, उसके बच्चे को देखता है और पूछता है, क्या तुमने काम फिर से स्टार्ट कर दिया? नहीं डॉक्टर, मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया। आपने कहा था ना कि मुझे बेड टेस्ट करना होगा। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं कुछ दिन बाद स्टार्ट करूँगा। नहीं, तुम ऐसे कुछ काम नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर आप समझिए, मेरे पास ये अकेली है, मुझे काम करना होगा, वरना मैं इसकी देखभाल सही से कैसे कर पाऊँगा। डॉक्टर वेंचिंग कुछ हेजिटेट कर रही थी। विंग कहता है, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? डॉक्टर वेंचिंग कहती है, देखो मैं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि तुम इसे सही से लोगे। हाँ डॉक्टर, बिल्कुल। आपने मुझे सिया जैसे इतने ब्यूटीफुल गिफ्ट दिया है और मैं आपकी बातों का बुरा कैसे मान सकता हूँ। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो आप मुझे बता सकते हैं। डॉक्टर वेंचिंग कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन फ़िलहाल के लिए तो नहीं है। तो फिर आप क्या कहना चाहती है डॉक्टर? क्या कुछ बुरा है? नहीं बिल्कुल बुरा नहीं है। वो दरअसल मैं तुमसे एक बात कहना चाहता था। विंग कहता है, हाँ बिल्कुल, आप बेझिझक कह सकते हैं। विंग दरअसल ये तुम इसे रिक्वेस्ट भी कह सकते हो या फिर एक ऑफ़र भी कह सकते हो। दरअसल मेरी पार्टनर, उसका एक दोस्त है जो कि बिजनेसमैन है। उसका तुम्हारे जितना ही एक छोटा बच्चा है, वो बस तुमसे 20 दिन ही बड़ा है। मैंने खुद उसका डिलीवरी किया था, मैंने खुद उस बच्चे को निकाला था।
लेकिन अब उसके पास उसकी मदर नहीं है। और मेरी पार्टनर का दोस्त वो बिजनेसमैन है, वो आखिर एक बच्चे को कितनी देर तक संभाल सकता है, और वो एक मेल है तो उसके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है। फ़िलहाल के लिए उस बच्चे के लिए एक नैनी की ज़रूरत है। क्या तुम ये जॉब करना चाहते हो? विंग अपने बड़ी बड़ी आंखों से डॉक्टर वेंचिंग की तरह देख रहा था। क्या नैनी? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों विंग? वो लोग तुम्हें बहुत अच्छा पेमेंट करेंगे, और हाँ, तुम्हें वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तुम वहाँ रह सकते हो। तुम्हें खाना पीना वहाँ से ही प्रोवाइड किया जाएगा। तुम्हें बस उस बच्चे का ध्यान रखना है, बस इतना ही काम। तो फिर तुम ना क्यों कह रहे हो? प्लीज़ ना मत करना वैभूषण। वहीं क्या था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे पास अपने खुद की एक बच्ची है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। तुम्हारे पास तुम्हारा एक बच्ची है, वो भी बस इस छोटी सी बच्ची से 20 दिन ही बड़ा है। उसे भी डैड की ज़रूरत है, नर्स की ज़रूरत है। मैंने काफ़ी ज़्यादा नैनी को ट्राई कर लिया है, लेकिन कोई भी उसका ध्यान रखने में उतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है। और तुम्हारा तो खुद का बच्चा है, तुम्हें उसकी ध्यान रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तुम बस उसका वैसे ही केयर करना जैसे तुम अपने बच्चे का केयर करते हो। इसलिए तो डॉक्टर, मैं ये काम नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि मेरा एक छोटी सी बच्ची है। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी और के बच्चे को अपने बच्चे जैसा प्यार दूँ, उसे बड़ा करूँ अपने इन हाथों से। आपको पता है, मैंने एक बार फैसला ले लिया था कि मैं अपनी बच्ची को अपनी कोख में ही मार दूँगा। मैंने अबॉर्शन के लिए भी किया था, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि इसे मेरी ज़रूरत है और मुझे भी इसकी ज़रूरत है। मैं इसके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। अगर मैं किसी और बच्चे का नालिश किया, इसे लगा कि मैं उस बच्चे की वजह से इसे दूर हो गया, तो मैं अपनी बच्ची को किसी और के साथ नहीं बांट सकता। मैं अपनी ममता को, अपने प्यार को किसी और बच्चों के लिए नहीं रख सकता। ये सिर्फ मेरे बच्चे के लिए है। डॉक्टर वेंचिंग कहती है, देखो विंग, मुझे पता है, लेकिन तुम बस उसके नैनी हो गए। तुम्हें उस बच्चे को प्यार करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने बच्चे से ही प्यार करना, लेकिन बस तुम उस बच्चे का ख्याल रखना। वैसे भी वो लोग तुम्हें काफ़ी अच्छा पेमेंट करेंगे, तुम्हें खाना पीना भी वहाँ फ्री मिलेगा। अगर तुम इस हालत में कहीं बाहर काम करने गए तो क्या तुम अपने बच्चे का ख्याल रख पाओगे? क्या तुम जिस कन्वीनियंस स्टोर में काम करते हो वहाँ तुम अपने बच्चे को ले जा पाओगे? विंग अब चुप हो गया था। उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। डॉक्टर वेंटिंग उसे काफ़ी देर तक समझाती है, देखो विंग, मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। जब मेरी बॉयफ्रेंड ने मुझे कहा कि ऐसी ऐसी हालत है, तुम्हें पता है, उस इंसान को मैं भी जानता था। वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड और एरोगेंट था, लेकिन जब मैंने उसे उसके बच्चे के साथ देखा तो बिल्कुल वो एक छोटे से बच्चे जैसा था, जिसके हाथों में पहली बार किसी ने एक छोटे से बच्चे को पकड़ा दिया है। ऐसा लग रहा था कि वो खुद डैड नहीं, वो खुद बच्चा है। मुझे एक डॉक्टर होने के नाते उस वक्त बहुत गिल्टी फील हुआ। मैंने जब उस बच्चे को अपने हाथों में लिया, मुझे एक ममता फील हुआ। लेकिन तुम्हें पता है, उस बच्चे का देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। पर वैसे भी तुम अगर बाहर काम करने गए तो तुम अपने बच्चे को कैसे टाइम दोगे, उसे कैसे संभालोगे? अगर तुम घर पर बच्चे संभालोगे तो तुम कैसे अर्निंग करोगे? मैं तुम्हें बस एक रास्ता बता रही हूँ। मैंने इस बारे में बहुत सोचा। मैं कुछ दिन पहले जब उस बच्चे से मिली थी और मैंने खुद उस बच्चे की डिलीवरी किया था, इसलिए मुझ पर ये जिम्मेदारियाँ थी कि मैं उसके लिए एक अच्छा सा नैनी अपॉइंट करूं। लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बातें ही याद आ रहा था। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो वैभूषण। मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। तुम अगर वहाँ ज़्यादा दिन तक काम करोगे तो जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे तब उसका पूरा खर्चा वो लोग ही उठाएंगे। तुम्हें बस उसके बच्चे का देखभाल ही तो करना है। और वैसे भी तुम्हारे बच्चे को खेलने का एक साथी भी मिल जाएगा। विंग कहता है, लेकिन वो लोग बड़े हैं, क्या वो लोग हम जैसे लोगों के बच्चों को अपने बच्चों के साथ मिलने देगा? क्यों नहीं? ऐसा बिल्कुल मत सोचो वैभूषण। वो बिल्कुल वैसा नहीं है। वो बहुत अच्छा इंसान है। मैं तुम्हें एश्योर करता हूँ, अगर कुछ गलत होगा तो मैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी।
वेंचिंग की बातें कभी ना कहीं विंग को थोड़ा सा अश्योर कर रही थी। विंग डॉक्टर वेंचिंग से कहता है, ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगी। क्या आप मुझे एक दिन समय टाइम दे सकते हैं सोचने के लिए? हाँ विंग, बिल्कुल, तुम्हें जितना सोचना है तुम सोचो, लेकिन प्लीज़ ना मत करना। तुम अच्छे से सोचना, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा है और उस छोटे से बच्चे के लिए भी अच्छा है। लेकिन डॉक्टर, क्या होगा जब उन लोगों को पता चलेगा कि मैंने अपने फे को खुद जन्म दिया है? वो लोग मुझसे नफ़रत करेंगे, मुझे अजीब सी नज़रों से देखेंगे। ये सब मुझे नहीं चाहिए। नहीं बेबीसैन, ऐसा बिल्कुल नहीं। वहाँ कोई जज करने वाला नहीं होगा तुम्हें। वहाँ कुछ सर्वेंट्स हैं जो कि घर के काम किया करते हैं। तुम्हें बस उस बच्चे की देखभाल करनी है और वहाँ सिर्फ उसका ओनर है, उस बच्चे के डैड, जो ज़्यादातर टाइम अपने काम में ही बिता देते हैं। तो फिर तुम्हें जज करने वाला वहाँ कोई नहीं होगा। विंग थोड़ा सा टाइम मांगता है और फिर वहाँ से अपने अपार्टमेंट के लिए निकल जाता है। वो पूरी रात उस बारे में सोचता है। वो अपने बच्ची को देख रहा था जो कि उसके पास ही सोया हुआ था और ब्रेस्ट फीड कर रहा था। विंग उसके बैग में हाथ फैलाता है और कहता है, आई एम सॉरी बेबी, अगर मम्मा थोड़ी सी सेल्फिश है तो फिर तुम उसे माफ़ कर दोगे ना? मुझे इस काम की सच में ज़रूरत है। जब मैंने अच्छे से सोचा, मुझे महसूस हुआ कि मैं इस काम को कर कर अकेले तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। मुझे और पैसों की ज़रूरत है और मैं तुम्हें ऐसे अकेले घर पर छोड़ के बाहर काम करने के लिए भी नहीं जा सकता। आई एम सॉरी बेटा, मम्मा को ये कदम उठाना ही पड़ेगा। लेकिन मम्मा, ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा होगा। फिर ये कह के वो अपने बच्ची के फोरहेड पर किस कर दिया। अगले दिन विंग फिर से डॉक्टर वेंचिंग के साथ उस हॉस्पिटल के टेरेस में खड़ा हुआ था। तो तुमने क्या सोचा? आपने जो कहा था डॉक्टर, मैंने पूरी रात सोचा। मुझे लगा कि मैं जानता हूँ कि आपने सही डिसीज़न लिया, लेकिन मैं बस उसे मानना नहीं चाहता था। मैं बस डर गया था। आपको सब कुछ पता है ना मेरे बारे में। मेरी ज़िंदगी में मेरी बच्ची फे के अलावा और कोई नहीं है। इसलिए मैं डर गया था कि कहीं फे को ऐसा ना लगे कि उसका फादर, उसका मदर उसे पैक नहीं करते। अब उसके लिए उसका पापा भी मैं हूँ और मम्मा भी मैं हूँ। तो मैं थोड़ा सा भावुक हो गया था, लेकिन मैं इस काम करने के लिए तैयार हूँ। वेंचिंग स्माइल करती है और कहती है, शाबाश वेफिसियन, मैंने से ही एक्सपेक्ट किया था। मैंने तुम्हें चुनकर कोई गलती नहीं किया और तुम्हें भी रियलाइज़ होगा धीरे धीरे कि तुम इस काम को चूज़ करके तुमने भी कोई गलती नहीं किया। तो फिर तुम तैयार होना। विंग कहता है, हाँ बिल्कुल। तो फिर आज रात आज शाम को तुम्हें जाना होगा। क्या मैं जाकर सीधे जॉब में ज्वाइन कर लूँ? नहीं, वो तुम्हारे कुछ इंटरव्यू लेंगे, तुम्हें कुछ बातें पूछेंगे और फिर मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें ना करेंगे। ऐसे भी मैंने खुद तुम्हें अपॉइंट किया है। रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। वेंचिंग डॉक्टर किसी को फ़ोन लगाती है और कुछ पूछती है और फिर फ़ोन रख के विंग को कहता है, इंटरव्यू की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सीधा जाकर वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, ये रहा एड्रेस, तुम कल से ज्वाइन कर लेना। अगले दिन विंग अपने बच्ची के साथ उस बड़े से मेंशन के दरवाजे पर खड़ा हुआ था। विंग के पास वेंचिंग का कार्ड था, इसीलिए विंग को किसी ने भी अंदर आने से नहीं रोका था। विंग अब मेन गेट में जाकर बेल बजा रहा था। अंदर से एक सर्वेंट ने दरवाज़ा खोला। जी, क्या चाहिए? क्या मिस्टर लैन घर पे है? हाँ वो है। क्या आप ही वो नैनी हो जो कि मिलने आने वाले थे? हाँ मैं ही वो हूँ। क्या? ठीक है, आप अंदर आइए। विंग अपने बच्ची को गोद में लेकर अंदर चला जाता है। वहाँ सोफे पर एक बहुत ज़्यादा हैंडसम इंसान खड़ा हुआ था, बैठा हुआ था। विंग उसके तरफ देखता है। पता नहीं क्यों एक पल के लिए विंग की धड़कन बहुत ही ज़्यादा तेज हो गया था। विंग अपने बच्चे की तरफ देखता है, फिर उस इंसान की तरफ देखता है। वो इंसान विंग को देखकर सोफे पर से उठ जाता है और कहता है, हाय, मेरा नाम लानवांग जी है। तुम्हें डॉक्टर वेंचिंग ने भेजा है ना? विंग हाँ में सिर हिला देता है। अगर
तुम्हें उसने भेजा है तो फिर तुम अच्छे ही होंगे। चलो मैं तुम्हें सारे काम समझा देता हूँ। विंग वांग जी के साथ मिलकर एक कमरे में जाता है जहाँ बिल्कुल विंग के फेस जैसा एक छोटा सा बच्चा सोया हुआ था। तो क्या मुझे इसकी देखभाल करना होगा? हाँ, ये मेरा बेटा है आयुवान। आज से आयुवान की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है और मैंने सुना है कि ये तुम्हारा खुद का बच्चा है। विंग हाँ में सिर हिला देता है। विंग ने अपना फेस नीचे कर लिया था। विंग को लगा था कि शायद ये इंसान भी उसे क्रिटिसिज्म करेगा, लेकिन विंग हैरान तो तब हो गया जब उस इंसान ने विंग को क्रिटिसाइज़ करना तो दूर बल्कि उसे ये कहा, अच्छा ठीक है, तो फिर तुम अपने बच्चे के साथ साथ मेरे भी बच्चे का देखभाल करना, और हाँ, किसी भी चीज़ का अगर ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे फ़ोन कर सकते हो। ये लो फ़ोन नंबर, तुम मुझे अपना फ़ोन दे दो। विंग अपना पॉकेट से अपना फ़ोन निकाल कर लान वांग जी को दे देता है। लान वांग जी उसमें अपना नंबर सेव करता है और विंग को दे देता है। विंग कहता है ठीक है, तो फिर आज से तुम्हारा खाना पीना यहीं पे होगा, तुम अपना सामान लेके आ गए हो तो? विंग कहता है नहीं, मैं लेके नहीं आया हूँ कुछ। ठीक है, कुछ नहीं लेके आए हो तो फिर तुम आज ही जाकर अपने सारे सामान लेकर यहाँ शिफ्ट हो जाना। यही बेबी के पास वाले कमरे में तुम रहोगे, हाँ? या फिर तुम कहो तो मैं बेबी के कमरे में ही एक और बेड लगा देता हूँ। मैं एक और क्रेडल का इंतज़ाम कर देता हूँ। मेरे लोग आज ही क्रेडल यहाँ पहुँचा देंगे। विंग कहता है क्या सच में? हाँ बिल्कुल, और हाँ याद रखना, बच्चे को लेकर मैं कोई लापरवाही नहीं सुनूंगा। अगर कुछ लापरवाही हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी सर्वेंट, मेरी असिस्टेंट तुम्हें सारे काम समझा देगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि याद रखना, बच्चे को लेकर कोई कंप्लेंट नहीं आना चाहिए। तुम अपने बच्चे को जैसे प्यार करते हो, मेरे बच्चे को बिल्कुल वैसे ही प्यार देना। विंग कुछ नहीं कहता, बस हाँ में सिर हिला देता है। लान वांग जी वहाँ से निकल गया था और कुछ देर बाद लान वांग जी के एक असिस्टेंट आकर विंग को सब कुछ समझाने लगा था। विंग को लान वांग जी की बातें सुनकर इतना तो महसूस हो गया था कि चाहे ये अपने आप को जितना भी कोल्ड और एरोगेंट दिखाने की कोशिश करे, लेकिन वे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। अंदर से ये बिल्कुल बच्चों जैसा है। डॉक्टर विंग जिंग ने सही कहा था। विंग उस क्रेडल के पास चला जाता है जहाँ एक छोटा सा बच्चा नन्हा सा चांद सोया हुआ था। विंग अपने हाथों को उस बच्चे के फेस पर ले जाता है और कहता है, अच्छा तो तुम हो। पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर मुझे पैर देने का मन कर रहा है। आई एम सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें लेकर कुछ अजीब सी बातें कहा था। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें अपना पैर नहीं दे पाऊँगा, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि मैं अपने आप को रोक पाऊँगा। मुझे पता है कि मैं तुम्हारा नैनी हूँ और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सही से तुम्हारा देखभाल करूँगा। ये देखो, इससे मिलो। ये इसका नाम फेई है, ये तुम्हारा प्लेमेट होने वाला है। विंग उस बच्चे की तरफ देखता है जो कि विंग को देखकर हंस रहा था, आवाज़ें निकाल रहा था और विंग के पास जाने के लिए छटपटा रहा था। विंग के एक हाथों में फेई था जो कि उसे विंग ने एक टॉवल से लपेटकर अपने गोदी में लिया हुआ था। विंग अपने दूसरे हाथों में उस छोटे से बच्चे आयुवान को उठा लेता है। विंग दोनों की तरफ देखते हैं, दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। विंग सोचता है, वैसे भी मैंने सुना है कि 6 महीनों तक बच्चों की चेहरा बिल्कुल नहीं पता चलता, सब बच्चे सेम ही तो दिखते हैं। खैर, मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ गया। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम दोनों का ही ख्याल रखूँगा। एक मेरी जान है तो दूसरी मेरी जिम्मेदारी, और विंग अपने जिम्मेदारी से कभी नहीं भागता। विंग ने अपने जितने भी सामान थे सब कुछ लैंडमैनसन में शिफ्ट करवा लिया था। विंग अब से फे के साथ साथ आयुवान का भी देखभाल करने लगा था। आयुवान देखते ही देखते विंग से बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था, इतना अटैच कि जितना फे भी विंग से नहीं था। अगर विंग आयुवान को कभी अपने गोदी से उतार दिया तो आयुवान ज़ोर ज़ोर से रोने लगता था। जब विंग उसे गोदी लेता था तब वो चुप हो जाता था। अगर कोई और सर्वेंट आयुवान को हाथ भी लगा दे तो आयुवान ज़ोर ज़ोर से रो रो के पूरे घर को सिर पे उठा लेता था। यहाँ तक कि रात में सोते टाइम भी आयुवान को विंग का टच चाहिए होता था। जहाँ कुछ दिन पहले वो क्रैडल पर लेटा करता था रात में, अब तो वो बिल्कुल क्रैडल पर नहीं लेटता। विंग
लन वांगजी के असिस्टेंट से कहकर उस बेड को और भी बड़ा कर दिया था। एक बड़ा बेड दिया था जहाँ विंग बीच में सोता था और अपने दोनों बच्चों को दोनों साइड लेकर लेटता था। इस बीच विंग ने देखा था कि लन वांगजी वह कभी कभार ही आता है। वो आता है, अपने बच्चे को देखने जाता है, वो अपने बच्चे से थोड़ा सा खेलता है और फिर चला जाता है। बहुत ही ज़्यादा अल्कोहलिक पर्सन था लन वांगजी। बाकी जितने भी सर्वेंट्स थे सब शाम को डिनर बनाकर निकल जाते थे। सिर्फ और सिर्फ विंग ही वहाँ रात को रुकता था। विंग अब से बच्चों का देखभाल करने के साथ साथ लन वांगजी का भी देखभाल करने लगा था। कभी कभी तो वो रात को जब वांगजी आता था तब विंग उसे डिनर सर्व करता था। दोनों एक साथ ही बैठकर खाते थे। वैसे तो विंग आईवान का नैनी था, लेकिन विंग को नैनी जैसा कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। यहाँ विंग को ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा था जैसे कि विंग खुद इस फैमिली का मेंबर हो। विंग पहले जितना भी डरा था कि लोग उसे किस नज़रिए से देखेंगे या फिर वो यहाँ कैसे सरवाइव करेगा, अब तो उस जैसा कोई थॉट से विंग के अंदर नहीं था। विंग का काम ही था पूरा दिन आईवान और फे का देखभाल करना। आईवान और फे अब दोनों एक दूसरे से भी अटैच्ड हो गए थे। विंग पूरा दिन उसका ख्याल रखता, उन दोनों को खिलाता पिलाता, दोनों को नहलाता, दोनों के डायपर चेंज किया करता। और अब से विंग दोनों के लिए शॉपिंग भी खुद ही किया करता था क्योंकि लन वांगजी ने विंग को एक कार्ड दिया था। एक दिन ऐसा हुआ था कि विंग अपने दोनों बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के लिए सर्वेंट्स को दोनों का देखभाल करने के लिए कहकर खुद बाहर कपड़े लेने गया था। लन वांगजी आकर देखा था कि विंग वहाँ नहीं है और दोनों बच्चे विंग के बिना बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। लन वांगजी को बहुत गुस्सा आता है। वो विंग को फ़ोन करता है, लेकिन विंग का फ़ोन का चार्ज ख़त्म हो गया था और विंग का फ़ोन ही नहीं लग रहा था। लन वांगजी पहले तो अपने बेटे आईवान को अपने गोदी में लेता है और फिर उसे शांत करता है। बहुत देर तक रोने के बाद आईवान सो गया था। वांगजी जब उसे क्रैडल पर लेटा देता है तब वो देखता है कि फे अभी भी वही रो रहा है। पहले तो वांगजी ने विंग के बेटी फे को उतना ज़्यादा अहमियत नहीं दिया था। वो बस आता था, अपने बच्चे से मिलता था और चला जाता था। लेकिन आज फे को रोते हुए देखकर न जाने क्यों वांगजी को अजीब सा लग रहा था। अच्छा हुआ कि वांगजी ने अपने काम को जल्दी से फिनिश करके यहाँ आ गया, वरना ये दोनों बच्चे तो रोते रोते ही मर जाते। फे वांगजी के पास जाने के लिए अपना हाथ पैर झटक रहा था। वांगजी फे को लेता है। फे वांगजी के गालों में अपने हाथ को फैलाता है। आईवान और फे अभी 2 महीने का था, वही आईवान अभी 3 महीने का था। आईवान फे से कम 20 या फिर 25 दिन बड़ा था। वांगजी फे को अपने गोदी में लेता है और कहता है, तुम मेरे पास आना चाहते हो? हाँ। फे वांगजी के फेस को अपने हाथों से सहलाता है, उसके फेस को नोचता है, उसके नाक को नोचता है। वांगजी कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तुम बहुत ही शरारती हो। लेकिन जब वांगजी फे से बात करने लगा था, फे हंसने लगी थी। एक पल के लिए वांगजी भी हैरान हो गया था, क्या ये बच्ची उसे देखकर हंस रहा है? आज तक किसी का भी हिम्मत नहीं हुआ कि वो लन वांगजी को देखकर ऐसे हंसे, और ये बच्ची विंग। वांगजी उसके नाक में अपना हाथ देता है और कहता है, यू लिटिल डेविल, तुम बहुत शरारती हो। तुम्हें इतना हिम्मत किसने दिया हाँ कि तुम लन वांगजी को देखकर हंसो? लेकिन वो बच्ची तो उल्टा लन वांगजी के बातों को एंजॉय कर रहा था। वो वांगजी के गोदी में बहुत ही ज़्यादा खेल रहा था और एंजॉय कर रहा था। आईवान वही वांगजी के पास ही में सोया हुआ था। वांगजी दोनों को ही लेकर उस बच्चों के रूम में थे। कुछ घंटे बाद विंग वापस आता है। वो सर्वेंट से पूछता है कि वो कैसा है, तुम लोग यहाँ सारे? तो फिर फे और आईवान का देखभाल कौन कर रहा है? तब सर्वेंट उसे सारी बातें बता देता है कि कैसे फे और आईवान कितना ज़्यादा रो रहे थे और वांगजी उन दोनों के पास है। विंग डरते डरते जल्दी से उस बच्चों के कमरे में पहुंच जाता है। वो देखता है, जो देखता है वो देखकर हैरान हो जाता है। वांगजी फे को लेकर उसके साथ खेल रहा था, उसे प्यार कर रहा था और फे जोर जोर से हंस रही थी। वही आईवान पास ही में सो गया था। विंग
देखकर जल्दी जल्दी से कमरे में जाता है और आयुआन फे को वांग जी के हाथों से लेकर कहता है, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी मिस्टर लन, ये बच्चे ने आपको परेशान तो नहीं किया ना। वांग जी फिंग की तरफ देखता है और कहता है, कहाँ गए थे। वांग जी की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा गंभीर था। एक पल के लिए फिंग पूरा कांप गया था। वांग जी की आवाज़ सुनकर फिंग को डर लग गया था। वो कांपते कांपते कहता है, वो सर उन दोनों के लिए कपड़े खरीदने गया था। वांग जी उसकी तरफ देखता है और कहता है, अच्छा तो फिर तुम सर्वेंट्स को और बच्चों को साथ में क्यों नहीं लेकर गए? तुम अकेला चला गए, तुम्हें पता है दोनों कितना ज़्यादा रो रहे थे। फे जो कि विंग के गोदी में था और अभी फे वांग जी के पास जाने के लिए अपना हाथ पैर छटपटा रहा था। विंग सोचता है कि शायद वांग जी फे को गुस्सा करेगा, इसलिए वो फे को अपने सीने से और भी जाकर कर लगा लेता है। वांग जी कहता है, ठीक है, दोबारा ऐसी गलती मत करना, जहाँ भी जाना हो बच्चों को साथ लेकर जाना। विंग हाँ में सिर हिला देता है और वांग जी वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो उस कमरे से बाहर निकलने से पहले एक बार आयुआन की तरफ देखता है और एक बार फे की तरफ देखता है। वांग जी को फे को लेने का मन तो हो रहा था, लेकिन विंग के सामने वो ऐसा नहीं दिखा सकता, इसलिए वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग बेड में बैठ जाता है और कहता है, थैंक गॉड तुम दोनों से ही सलामत हो। एक पल के लिए मैं तो डर गया। आई एम सॉरी बेटा, तुम दोनों को छोड़ के चला गया था। वो आयुआन की तरफ देखता है, उसके सीने में हाथ हिलाता है और फिर फे के साथ खेलने लगता है। इन 1 महीनों में विंग आयुआन से भी बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था। विंग ऐसे तो पूरा दिन बच्चों के साथ रहता है, उसका देखभाल करता है, लेकिन बच्चों की कपड़े जो कुछ भी थे वो बहुत ही छोटे पड़ गए थे और नए कपड़ों की ज़रूरत था, इसलिए विंग शॉपिंग करने के लिए गया था और उसने नहीं सोचा था कि आते आते ऐसा कुछ हो जाएगा। उस दिन रात को सारे सर्वेंट चले जाते हैं। फिर से वांग जी घर आता है। विंग जो कुछ भी खाना वगैरह था सब कुछ हीट करके वांग जी को दे देता है। वांग जी का घर आते आते रात 10:30 बज गया था। दोनों बच्चे सो चुके थे। वांग जी विंग से थैंक यू कहता है और विंग को भी खाने के लिए बैठने को कहता है। विंग भी बैठ जाता है। दोनों एक साथ खाना खाते हैं और फिर गुड नाइट कह के वांग जी अपने घर कमरे में चला जाता है और विंग बच्चों के कमरे में चला जाता है। विंग सो रहा था कि अब अचानक से उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने जब आंखें खोला तब उसके सामने कोई नहीं था, इसलिए वो फिर से आंखें मुड़कर सो गया। वही दूसरी तरफ लान वांग जी जो कि उस बेटी के पास में खड़ा होकर तीनों को देख रहा था। उसका बेटा आयुआन जो कि विंग के साथ कितना ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था। वो विंग के चेस्ट पर अपना सिर रख कर सो रहा था और दूसरी तरफ फे जो कि वांग जी के आहट सुनकर जाग गई थी। फे अपना आँखें खोलकर वांग जी को टुकुर टुकुर करके देख रहा था और अपने हाथ पैर को फैला रही थी। वांग जी फे की तरफ देखकर अपने होठों पे हाथ रख देता है और उसे इशारा करता है कि चुप हो जाओ वरना मम्मा और भाई उठ जाएगा। लेकिन फे कुछ भी नहीं सुनने वाली थी। वो तो जोर जोर से आवाज़ करने ही वाली थी कि वांग जी तब भी उसे अपनी गोदी में उठा लेता है और उसे घुमाने लगता है। फे वांग जी को देखकर खिलखिलाकर हंस रही थी, जिस वजह से विंग की और आयुआन की नींद थोड़ा थोड़ा सा टूटने लगा था। इसीलिए वांग जी फे को अपने साथ लेकर अपने रूम में चला जाता है। फे वांग जी के गोदी में खेल रहा था। वांग जी फे को देखता है और कहता है, तुम बिल्कुल अपने मदर जैसा हो, तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारे हो, बिल्कुल मेरे आयुआन की तरह। थैंक यू मेरे आयुआन के लाइफ में आने के लिए। थैंक यू मेरे आयुआन के लाइफ में आने के लिए, उसका सिस्टर बनने के लिए। चाहे तुम विंग का बच्चा हो, इस घर का बच्चा ना हो, लेकिन तुम इस 1 महीने में इस घर का बच्चा बन गए हो। पता नहीं मैं क्या करूँगा जब अगर तुम्हारी मदर के साथ यहाँ से चले गए तो मैं आयुआन को कैसे संभालूँगा। अब तो मुझे भी तुम्हारी और तुम्हारी मम्मा की आदत पड़ने लगा है। पता नहीं तुम मुझे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों करते हो और तुम्हें मेरी गोदी का आदत लग गया है ना। गंदी बात जी। लेकिन ये कहकर वांग जी उस बेबी को देख रहा था और बातें कर रहा था उसके साथ। वो बच्ची पता नहीं वांग जी की बातों को समझ रहा था या फिर
सुन रहा था या फिर उसके बातों का जवाब दे रहा था। वो तो बस खिलखिलाकर हंस रहा था और वंग जी के बातों का जवाब दे रहा था। कभी वंग जी के बालों को पकड़ता था, तो कभी उसके नाक को, तो कभी उसके हाथ को पकड़ता था। वंग जी को भी फे के साथ ऐसे खेलने में मज़ा आ रहा था। वही बच्चों के कमरे में जब विंग अचानक से अपना आंखें खोलता है, उसे अजीब सा महसूस होता है। वो उसने अपने सपने में देखा था कि उसका वही एक सासपिन फे को उससे दूर ले जा रहा है। विंग बहुत ज़्यादा डर गया था। विंग डर के अपना आंखें खोलता है। वो अपने एक पास देखता है जहाँ आईवान सोया हुआ है। विंग कहता है, थैंक्स गॉड तुम ठीक हो। वो जब अपने दूसरी तरफ मुड़ता है जहाँ फे सोई हुई थी, उस जगह पूरा खाली था। विंग बहुत ज़्यादा डर गया था। फे कहाँ गए? फे विंग को लगा कि वो फिर से सपना देख रहा है। वो पासी से अपना फ़ोन को उठाता है, अपने टॉर्च ऑन करता है, लेकिन कोई नहीं था। उसे लगता है कि फे शायद नीचे गिर गई है। ये सोचकर ही विंग के दिल तेज़ी से दर्द कर रहा था। वो तुरंत जाकर कमरे के लाइट को ऑन कर देता है और फे को ढूंढने लगता है, लेकिन ये क्या, फे उस कमरे में कहीं नहीं था। विंग अब परेशान होकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। वांग जी का रूम उस बच्चों के रूम से ज़्यादा दूर नहीं था। वांग जी विंग के ऐसे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर तुरंत उठ जाता है और कमरे से निकल जाता है। वो देखता है कि विंग वहीं पर ज़मीन पर बैठकर रो रहा है। वांग जी तुरंत उसके पास जाता है और कहता है, क्या हुआ तुम्हें? विंग अपने आंसू भरे आंखों से वांग जी की तरफ देखता है। तभी उसका नज़र फे की तरफ जाता है। वो तुरंत वांग जी की गोदी से फे को ले लेता है और कहता है, मिस्टर लैन, ये कहाँ मिला आपको? वांग जी कहता है, अरे चल कुछ नहीं हुआ, मुझे आवाज़ आ रहा था इस कमरे से, इसलिए मैं यहाँ आया था। मैंने देखा कि ये जगी हुई है और अगर ये ज़्यादा शोर करती तो आईवान का नींद टूट जाता, इसलिए मैं इसे यहाँ से लेकर चला गया। विंग अपने फे को अपने सीने से लगाती है और कहती है, थैंक्स गॉड तुमने तो एक पल के लिए तुम्हारी मम्मा की जान निकाल दिया था। प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। मेरे पास तुम ही तो हो। तुम्हारे अलावा मेरा और कौन है? तुम छोड़ के चले गए तो मैं कैसे जीऊँगा? आई लव यू मेरा बच्चा, आई लव यू। ये कह के विंग फे की पूरी फेस पर किस कर रहा था। वांग जी विंग को बस देख रहा था। उसे गिल्टी फील हो रहा था कि वो फे को क्यों ले गया। उसकी वजह से विंग इतना ज़्यादा दुखी हो गया। उसे किसी को शांत करना, किसी को भरोसा दिलाना, किसी को सिंपैथी देना आता तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो कहता है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे परेशान हो जाओगे। वो कहता है, इट्स ओके मिस्टर लैन, लेकिन आगे से ऐसा मत करना। एक पल के लिए मैं पूरा डर गया था। तभी विंग की आवाज़ से आईवान भी उठ गया था। आईवान उठकर रोने लगा था जब उसने अपने पास में विंग को ना सोया हुआ पाया। वांग जी तुरंत आईवान को अपने गोदी में उठा लेता है, लेकिन फिर भी आईवान ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसे विंग का टच चाहिए था। विंग थोड़ा सा हेजिटेट करता है क्योंकि उसके गोदी में फे थी और आईवान उसके पास आने के लिए रो रहा था। विंग अपना दूसरी हाथ बढ़ा देता है और कहता है, मुझे दीजिए। वांग जी कहता है, लेकिन तुम दोनों को कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा, मुझे आदत है, आप दीजिए। वांग जी विंग को पास आईवान को दे देता है। विंग दोनों को लेकर थोड़ा सा घुमाने लगता है। वांग जी कहता है, ठीक है तो तुम आराम करना, अगर दोनों सो जाए तो तुम भी सो जाना, गुड नाइट। ये कहकर वांग जी उस कमरे से निकल गया था। विंग जो कि आईवान की तरफ देख रहा था और कह रहा था, तुम क्यों मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हो? मुझे तुमसे इतना ज़्यादा लगाव क्यों हो रहा है? अगर किसी दिन मैं चला गया, फिर चले गए तो तुम क्या करोगे? अगर किसी दिन ऐसा हुआ कि तुम्हारे फादर ने हमें निकाल दिया तो फिर तुम क्या करोगे? ऐसे आदत मत डालो बेटा। लेकिन आईवान वो सिर्फ 3 महीने का एक बच्चा था। क्या वो विंग की किसी बातों को समझ सकता था? शायद समझ सकता था, इसीलिए वो विंग के गालों पे अपना हाथ ले जाकर उसके आंसुओं को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, मानो वो छोटा सा बच्चा कह रहा हो, मदर प्लीज़ रो मत, आप
हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। विंग थोड़ा सा स्माइल करता है और सोचता है ये मैं क्या सोच रहा हूँ। वो जब बड़ा होगा तब शायद मुझे और फे को पहचाने का भी नहीं। देखते ही देखते आइवन और फे सो गया था। विंग दोनों को लेटा देता है और फिर खुद भी जाकर लेट जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कमेंट करके बताना हाँ कि स्टोरी कैसा लगा। आई थिंक कि मुझे बहुत सारे लोग गालियाँ देने वाले हैं कि अपने विंग को किसी और के साथ क्यों दिखाया। विंग के पास लान वांग जी का बच्चा ना होकर किसी और के बच्चा है, लेकिन ये स्टोरी के लिए ज़रूरी था। तो फिर चलिए कल की नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखना।